ए व्हाट्सअप लेजेंड। सो इन्वायरमेंट की सीरीज़ में आगे बात बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। और जो इन्वायरमेंट की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट है नहीं जो इकोनॉमिक्स में थे। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको दे दी जाए। और उसी के ऊपर बात करते हुए आज पहली न्यूज़ है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात जान लें कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो इंडिया में अभी कंडक्ट हुआ है 2023 में। ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बस हल्की सी क्रोनोलॉजी है वो ध्यान में रख लीजिए। कुछ बेसिक से फैक्ट आपको बता दूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक से फैक्ट आप लोग ध्यान में रख लीजिए, बस बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है कि ये जो है ये एक तरीके की एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, एनुअल एक्सरसाइज है। और साथ ही साथ ये जो AWS है ये इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का एक पार्ट है। मतलब कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस होती है उसका एक पार्ट है। और ये किसके कोऑर्डिनेशन के साथ बनती है? वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ। ठीक है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ एक जो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस होती है उसका एक पार्ट है जिसको हम लोग एशियन वाटर बर्ड सेंसस बोलते हैं, जो कि 2023 में इंडिया में कंडक्ट हुआ है। ओके। और जो आपका AWS है ये 1987 में लॉन्च हुआ था। मतलब 1987 से लेके अभी तक ये चल रहा है, 2023 में अभी इंडिया में कंडक्ट हुआ है। अब इंडिया में AWS कौन लॉन्च करता है? तो ये देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल, ये दोनों मिलकर इंडिया में AWC को कहीं ना कहीं इन्होंने कंडक्ट कराया है। अब ये BNHS बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में UPSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो BNHS के बारे में, ये आज़ादी से पहले की संस्था है, 1883 से ये बनी हुई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक फैक्ट इसमें और भी बहुत अच्छा है कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, साथ ही साथ BNHS हैज बीन, ये एक डेजिग्नेटेड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीरू बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। ध्यान रखिएगा, अगर वो आपसे पूछ ले कि क्या BNHS साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सीरो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? बेसिक सा फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। अब AWS में हुआ क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम के लिए उन्होंने सारे प्रोग्राम को कंप्लाई करता है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। AWC क्या है? जो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का एक पार्ट है जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल के कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना किसकी जिम्मेदारी? BNHS की जिम्मेदारी है। और वेटलैंड इंटरनेशनल भी इसमें इनका कहने की मदद करती है। BNHS क्या है? 1883 में बनाई गई एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस क्या है? कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रिसर्च करना इसका मेन पर्पस है। ओके, आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, बात करता है फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे। वल्चर का एक सिंक्रोनाइज्ड सर्वे, मतलब कि पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे थे, अब क्या हुआ, उनका एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में उनको किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में जो वल्चर्स की ध्यान रखिएगा, बेसिक सी चीज ध्यान रखिएगा, क्या क्या है इसकी न्यूज़ में पहले देख लेते हैं, फिर कुछ और फैक्ट को देख लेंगे। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका ने पहला एक सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे को कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट में कंडक्ट किया है। अब ये क्या खास बात है, ध्यान रखिएगा, ये जो बात हुई थी वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुई और इसके लिए जो डेजिग्नेटेड लोकेशन ली गई वो वैनाड लैंडस्केप को लिया गया था। ध्यान रखिएगा, वैनाड लैंडस्केप। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि फर्स्ट सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे कहाँ पर पब्लिश किया गया, क्या है, ऐसा नहीं पूछा है। अब चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में आपसे कंफर्म करके पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुआ। तो ध्यान रखिएगा, वैनाड लैंडस्केप न्यूज़ में है, तो वैनाड लैंडस्केप के बारे में जान लेंगे कि वैनाड लैंडस्केप जो है इसके अंतर्गत नगरहोल और बांदीपुर कर्नाटका में पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व भी आते हैं और तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी इसके अंतर्गत आता है। अब
लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करें, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका ने पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे स्टार्ट किया है। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। ये जो बातें हुई वो जनरली कहाँ पर हुई थी? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुई थी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और उसके बाद इसके लिए जो लैंडस्केप, मतलब जो जगह ऑप्ट की गई थी, वो वैनाथ लैंडस्केप है। और वैनाथ लैंडस्केप पे 3 इंपॉर्टेंट जो जगहें आ रही हैं वो कौन सी? नगरहोल, बांदीपुर कर्नाटक में जो टाइगर रिजर्व पड़ते हैं, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लोकेशन को, ट्राई जंक्शन वाला एरिया है यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है। कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टावर ऑफ साइलेंस। तो टावर ऑफ साइलेंस क्या है कि इसमें होता है कि जो पारसीज होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो अपनी बॉडीज़ को एक पर्टिकुलर टावर है वहाँ पर जाकर उसको छोड़ देते हैं, ताकि जो आपके स्कैवेंजर हैं लाइक वल्चर आए और वल्चर उनको कहीं ना कहीं उनके गोश्त को खाते हैं। तो ये एक उनका रिचुअल है जहाँ पर इसको रखते हैं, उसको टावर ऑफ साइलेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी पारसीज मतलब कि जो वल्चर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे फूड वे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं न्यूज़ में और क्या बात है। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे पहले देख लेंगे कि वल्चर का इंडिया में क्या स्टेटस है। वर्ल्ड में वल्चर की 22 तरह की स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से 9 इंडिया में पाई जा रही हैं। 9 इंडिया में पाई जा रही हैं, जिसमें से 22 कहाँ पर पाई जाती हैं? पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। अब इन 9 में से सबका स्टेटस अलग अलग है। इन 9 में से सबका स्टेटस अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हो 9 तरह की पॉपुलेशन यहाँ पर आपको मेंशन हो रही है। अब इसमें से मजॉरिटी ऑफ इसको मैं मिटा दूं, चूंकि जो मेजॉरिटी ऑफ वल्चर हैं वो साइट्स की अपेंडिक्स 2 में पाए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितने भी हैं, जैसे ये जितने भी हैं, ये साइट्स की अपेंडिक्स 2 में पाए जा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बियर्डेड वल्चर जेनस है, कौन सा बियर्डेड वल्चर, सिर्फ और सिर्फ ये शेड्यूल 1 में पाया जा रहा है। बाकी जितने वो शेड्यूल 4 में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई आपका स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड हो तो उसका शेड्यूल 1 में होना ज़रूरी है? ये भी ज़रूरी नहीं। जैसे आप शुरुआत के देखिए, जो ये शुरुआत के 3-4 हैं ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में पाए जाते हैं। हम अपने आप को थोड़ा डाल कर हम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए कि ये जो शुरुआत के 3 हैं, देख रहे हैं आप लोग, शुरुआत की 3 है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। अगेन आपको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल लिस्ट कंसर्न, ऐसा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 को तो ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी छोड़िएगा। बस इसमें यह है कि एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि जो बियर्डेड वल्चर जेनस है ये आपका शेड्यूल 1 में पाया जाता है और बाकी के जो है वो शेड्यूल 4 में पाए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई एनिमल आपका शेड्यूल एरिया में पाया जाता है, मतलब कि कोई एनिमल अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ही पाया जाए, वो शेड्यूल 2, 3, 4 उसमें भी पाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसके लिए कोई प्रायर कंडीशन नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें और फैक्ट देख लेते हैं। 9 स्पीशीज पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है कि 4 स्पीशीज ऑफ वल्चर आर फाउंड इन सदर्न इंडिया, जो कि कंसंट्रेटेड है, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इनके रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वल्चर जो होता है इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कहीं ना कहीं कार्कस डिस्पोजल सर्विस करता है, मतलब कि जो जानवर मर जाते हैं अब उनको वो अगर एनवायरनमेंट में रह गए तो कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसको भी डिस्पोज करने का ये काम करता है। और भी बहुत तरह की बीमारी अगर फैल जाएगी अगर इनको डिस्पोज नहीं किया गया, तो वल्चर इसमें भी रोल प्ले करते हैं। अब वल्चर के बारे में बोला जाता था कि 1970s 80s में एग्जैक्ट ईयर नहीं है, लेकिन तो उसमें जो पॉपुलेशन थी 40 मिलियन पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन वो बहुत जल्द कम होकर 90% से ज़्यादा वो डिग्रेड हो गया। ठीक, क्या वजह थी उसमें? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डाइक्लोफेनाक ने। अभी डाइक्लोफेनाक क्या है? डाइक्लोफेनाक एक तरीके का पेन किलर है जिसको एनिमल्स को, कैटल को दिया जाता था उनके पेन में। अब उस डाइक्लोफेनाक को जब एनिमल को दिया जाता था और वो एनिमल जब वो मर जाते तो उनको डिस्पोज करने के लिए जब वल्चर उनको खाते थे तो वल्चर की बॉडी में वही डाइक्लोफेनाक चल गई और इसकी वजह से उनकी जो क्या होता था, किडनी में दिक्कत आती थी, किडनी फेलियर हो गया। और किडनी फेलियर हो जाने के बाद वो वल्चर होते धड़ धड़ अपने आप ही गिर पड़ते थे।
तो ये मैंने भी पर्सनली देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा वल्चर दिखाई देते थे, लेकिन अब इतना नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके डिग्रेडेशन में, वो है डाइक्लोफेनाक, दूसरे नंबर पे एसिलोफेनाक, निमोसलाइड एंड कीटोपोरोफिन। याद रखने की जरूरत नहीं, बट डाइक्लोफेनाक को ध्यान रखिए, डाइक्लोफेनाक के बारे में भी चीज़ें हैं। तो डाइक्लोफेनाक की वजह से इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यही यूपीएससी ने पूछा था कि अभी रिसेंटली आपके जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही, तो क्यों रहा? तो कैटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कैटल को डाइक्लोफेनाक दी जाती थी, बस उसी डाइक्लोफेनाक को ये लोग खा लेते थे, जिसकी वजह से इनकी किडनी फेलियर होती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। थोड़ा बहुत आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वल्चर से अब यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क है, वल्चर से संबंधित एक बार डालिएगा, ये वल्चर यूपीएससी डालिएगा और उसमें आपको वल्चर से संबंधित कुछ मिल जाएंगे, जैसे वल्चर रेस्टोरेंट, ठीक है, वल्चर रेस्टोरेंट मिल जाएगा और इसी तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे। और उन्हीं प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम आपका ये भी है जो कि यहाँ पे मिला हुआ है, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। अब इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सब पता कर लीजिए क्या है, एक बार याद रखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा फैक्ट आपके पास है, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, इसी तरीके से वल्चर रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है, वल्चर रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खास नहीं, बस पता होना चाहिए कि ये किसी से संबंधित है। पहला पिंजो मतलब कि इसका पिंजौर में बनाया गया, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डाइक्लोफेनाक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात की हुई है कि इससे किडनी फेलियर होते हैं और इसकी वजह से एक विसरल गाउट तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। क्या होता है कि जब आप डाइक्लोफेनाक लेंगे, आपका मतलब यहाँ पे जब वल्चर डाइक्लोफेनाक को लेते थे तो उनकी बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होने पर ज्वाइंट पेन होने लगते हैं ना, जैसे हम लोग अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ज्वाइंट पेन होते हैं, उसी तरीके से जो वल्चर होते हैं उनमें यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है बर्ड्स की ब्लड में। और वही क्या कहा, जब बर्ड की ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन एक्यूमुलेशन होता है तो वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं उनके इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ। जैसे ये एक ऑर्गन है, इसकी तरफ चारों तरफ वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और एक क्रिस्टलाइज होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम लोग विसरल गाउट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विसरल गाउट किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है यूरिक एसिड का डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन पे उसको। और ये जनरली कहाँ पे फाउंड की जाती है? वल्चर्स में या बर्ड्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम फाउंड की जाती है। और ये क्यों होती है? डाइक्लोफेनाक के वजह से। बस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मैंग्रोव इकोसिस्टम यूनियन बजट 2023-24 ने मिष्टी नाम का एक प्रोजेक्ट स्कीम लॉन्च की है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। बस ध्यान रखिएगा मिष्टी स्कीम क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है। मिष्टी स्कीम का मेन पर्पस है कि मैंग्रोव की प्लांटेशन करना है कोस्ट लाइन एंड ऑन साल्ट पैन लैंड के ऊपर। मतलब कोस्ट लाइन के ऊपर सॉल्ट पैन लैंड होगा जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मैंग्रोव की प्लांटेशन करनी है। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। अब इसको अपलिफ्ट करने के लिए इन लोगों को ये वाली स्कीम लेके आना पड़ी है। अब इसके अंदर है क्या, कुछ खास बातें ध्यान रखिएगा, यानी इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैंग्रोव, अब देखिए इसमें क्या है कि मैंग्रोव प्लांटेशन विल बी टेकन अप थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ जॉब गारंटी स्कीम। जॉब गारंटी जो स्कीम है, जैसे कि मनरेगा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन स्कीम और भी अलग अलग फंडिंग सोर्सेज है, इसमें जॉब की गारंटी को इंश्योर करते हुए कि मतलब मैंग्रोव का प्लांटेशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ जो लोग इसमें काम करेंगे उनको जॉब की गारंटी भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये मिष्टी स्कीम का मेन पर्पस है। अब देख लो भैया मैंग्रोव कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव कहाँ है? ये ऐसे लिटोरल प्लांट होते हैं, मतलब कि कोस्ट में पाए जाने वाले प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। इनकी खास बात क्या है? रहते ये आपके सलाइन वाटर में, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अडेप्टेशन को फॉलो कर चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, जैसे आप लोगों ने न्यूमेटा फोर्स का नाम सुना होगा, न्यूमेटा फोर्स, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे इनके अडेप्टेटिव मैकेनिज्म है। अब जैसे आप लोग इसमें क्या होता है कि अंदर जो होती है इनकी जो जड़ होती है वो कहाँ पर होती है? आपके सॉल्टेड वाटर में। अब सॉल्टेड वाटर में चूंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसकी वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो प्लांट के ऊपर से निकल आती हैं। जैसे सपोज है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, शायद आप लोग का अंदाजा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ लगा हुआ है
ठीक है, और ये आपका कोस्ट लाइन है। तो अब जनरली क्या होगा, रूट यहाँ पे लगी होंगी इस पेड़ की, लेकिन चूंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी, तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रूट्स जो होती हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लें, रूट्स जो होती हैं, रूट्स ऐसे निकल ऊपर की तरफ आ जाती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, ताकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। ये भी इनका एडेप्टिव मैकेनिज्म है। इसी तरीके से जो इनके फल होते हैं, जैसे सपोज फल यहाँ पे लटक रहा है, तो जो फल का जर्मिनेशन होता है, जनरली जर्मिनेशन जो होता है वो सॉइल में आने के बाद होता है। तो जैसे प्लांट ये लगा, जैसे आम का पेड़ है, तो आम जब आप खाते हो तो आम के अंदर से क्या निकलती, गुठली निकलती है, तो गुठली क्या हवा ही नहीं उसके अंदर से पेड़ निकल आता, नहीं। तो जब आपने आम खाया, आम की गुठली ऐसे फेंक दी, और फेंकने के बाद वो जो गुठली थी वो किसी सॉइल में गई, फिर वहां पर उसके अंदर जर्मिनेशन होता है। लेकिन ये जो मैंग्रोव है, इसमें जर्मिनेशन प्लांट पे लगे लगे पौधे पे रहता है। जैसे प्लांट लगा, क्या जर्मिनेशन क्या होता है, ऐसे तलवार की तरह एक नीचे से चीज निकलती है। अब जब ये पूरे तरीके से डेवलप हो जाती है, फिर ये टूट के यहाँ गिरेगा, और गिरने के बाद जैसे यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे जाके इसमें गड़ जाता है, और फिर इसके बाद इसी में से एक नया पेड़ निकल आता है। तो ये सारी अडेप्टिव मैकेनिज्म है जो कि मैंग्रोव ने अपने यहाँ स्थापित कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैंग्रोव के बारे में ध्यान रखना है कि ये ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो कि पूरी तरीके से सलाइन भी नहीं है, जहाँ पर फ्रेश वाटर और आपका सलाइन वाटर दोनों मिलता है, वो ब्रैकिश वाटर होता है, जिसका पार्ट पर जो पीपीएम होता है वो कहीं ना कहीं 5 से लेके 35 के बीच में होता है। 35 प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर हो गया, 5 से कम वाले को बोलते हैं कि वो फ्रेश वाटर हो गया। बहुत सारी बातें हैं। इंडिया में एक दो फैक्ट आप देख लिए, बाकी आप किताबें पढ़िएगा, उसमें बेसिक अपना रिवाइज करिएगा। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, गुजरात में। तीसरे नंबर पे कहाँ है, अंडमान निकोबार। चौथे नंबर पे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये क्रोनोलॉजी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो वेस्ट बंगाल में ही पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम न्यूज़ है कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें जो श्रिम्प पॉन्ड होते हैं उनके आजू बाजू में कहीं ना कहीं मैंग्रोव ट्रीज की प्लांटिंग करनी है। सेम इज अ कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पर हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है, अंडर विच फार्मर आर प्लांटिंग मैंग्रोव ट्री अराउंड श्रिम्प पॉन्ड। इट मीन्स कि मान लो कि ये श्रिम्प पॉन्ड है, तो इसके चारों तरफ अराउंड में जो फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, मैंग्रोव की प्लांटेशन करेंगे। अब ये श्रिम्प क्या होता है, झींगे का नाम सुना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मछली भी बहुत खाई थी, तो झींगा भी बहुत पाला जाता है। तो झींगे के यहाँ पे झींगा पल रहा है, तो उसके आजू बाजू क्या होगा, मैंग्रोव का भी प्लांटेशन होगा। और इस स्कीम को क्या बोलते हैं, SAIME इनिशिएटिव। कहाँ हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। नेक्स्ट, 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस। 5वीं इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब मीटिंग हो रही है, कहाँ हुई है, वैंकूवर कनाडा में। अब देखो क्या ध्यान में रखना है इसमें, एक दो फैक्ट आपको बता दूं, बस ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, व्हाट इज मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसे एरिया जो कि कोस्टल रीजन या कोस्टल रीजन के आजू बाजू पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये वाला रीजन, जैसे ये आपका मेन या जो आजू बाजू रीजन है, कौन सा है, कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया है। और इसके आजू बाजू भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांजिशन जोन, कंटिजुअस जोन, टेरिटोरियल सी, फिर उसके बाद क्या आता है, कंटिजुअस जोन आता है, फिर उसके बाद EEZ आता है। तो जो ओशन या कोस्टल रीजन या ओशनिक रीजन में पाए जाने वाली जो जगहें होती हैं, अब उसमें क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जनरली नहीं, तो उन रीजन में जब वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो एरिया है, उसको यूज़ करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया था ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। तो उस प्रोटेक्टेड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। अब इस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मरीन प्रोटेक्टेड सेंचुरीज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करने का समय नहीं है। तो इन्हीं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो इसकी जो 5वीं मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, वैंकूवर कनाडा में हुई है। अब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में ध्यान रख लीजिए, एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इज अ सेक्शन ऑफ ओशन वेयर अ गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड लिमिट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं लिमिट लगा रखी है। वर्ल्ड की 7.65% ओशन है वो MPA से कवर्ड है।
इंडिया में जो एमपीए होता है उसको नोटिफाई किया जाता है नेशनल पार्क के तहत या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट मीन्स कि अगर कोई भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा किसी तरीके से, या तो नेशनल पार्क के स्तर का ही वो बताया। इट मीन्स कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है एज वो नेशनल पार्क, एज की बात हो रही, ध्यान रखिएगा कि दे आर नोटिफाइड एज ईदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब कि प्रोटेक्शन उसी तरीके से ही प्राप्त होती है इनको। अब इंडिया में कौन कौन से देख लो भाई, गल्फ ऑफ कच्छ, मरीन नेशनल पार्क, मरीन सेंचुरी, फूदम सेंचुरी, फलाना सेंचुरी, ये पूरे लाइन लगी हुई है, इसमें आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क। अभी क्या है, कंट्री का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो पौडुचेरी में लॉन्च किया गया है। अब देखिए हुआ क्या है कि इंडिया और नॉर्वे जो है उनका ओशन से रिलेटेड एक इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव है। ये बात कोई नई नहीं है, 2019 से ही ये बात है कि एक तरीके का मरीन स्पेशल प्लानिंग सिस्टम बनाया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क में जो एमएसपी है, इसका मेन मतलब क्या होता है कि जो आपके कोस्टल एरिया है, अब कोस्टल एरिया को अगर ऐसे ही यूज करने के लिए लोगों को दे दिया गया तो हो सकता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कुछ डिग्रेडेशन कर दें, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें होता क्या है कि एक इट इज़ अ एमएसपी एक प्रोसेस है जो कि एनालाइज करता है और एलोकेटिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन मरीन एरिया। इट मीन्स कि ह्यूमन एक्टिविटीज को इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है ताकि वो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके। इट मीन्स कि एमएसपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को ऐसे मैनर में उसको रेगुलेट किया जाता है ताकि वो उस मरीन एरिया का जो कोस्टल एरिया है उसकी इकोलॉजिकल बेनिफिट हो, चाहे वो सोशल बेनिफिट हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, सबको फुलफिल कर सके। एकदम खुला नहीं छोड़ देना है। तो इस रिस्पेक्ट में जो इंडिया और नॉर्वे का इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव था उसके तहत जो पहला एमएसपी मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क वो है, वो कहाँ पर लॉन्च हुआ है, पौडुचेरी में। बस इससे ज़्यादा जाने की जरूरत इस पर नहीं है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रिलीज बिल। ध्यान रखना कि ये एक बिल है। अब बिल होता है तो भाई अब इसके बारे में पूरी बातें क्लियर है नहीं, तो बिल के बारे में बिल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बिल की क्या प्रोविज़न है। कोई आपसे ये चीज़ें पूछे, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, तो सरकार भी जो गवर्नमेंट होती है वो इस सब चीज़ों को नहीं पूछती है। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो आपके लिए होमवर्क है कि क्या हो रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या था कि जियो हेरिटेज जो साइट होंगी उसके साथ किस तरीके से प्रोसेस हो, किस तरीके से उसको मैनिपुलेशन किया जाए, उसको कैसे सस्टेनेबल मैनर में यूज़ किया जाए, उसके बारे में सारी बातें हो रही हैं। अभी क्या है कि जो हेरिटेज साइट क्या होती है, ऐसी साइट जो कि रेयर हैं, यूनिक है जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में, मतलब कि इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर कोई हो सकता है बहुत पुराना फॉसिल पाया गया हो, या कोई इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर पाया गया, कोई मिनरल पाया गया हो। तो इन सारी चीज़ों पे जो कि हमारे लिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस ऐसी साइटों को डेजिग्नेट किया था, उसको हम लोग जियो हेरिटेज साइट बोलते हैं। और इसको डेजिग्नेट करने की जो पावर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, जिसने अभी तक 32 जियो हेरिटेज साइट को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कुछ जगहों पे फॉसिल पार्क्स पाए जाते हैं, कुछ जगहों पे जियोलॉजिकल मार्वल पाए जाते हैं, कुछ रॉक मॉन्यूमेंट हैं, ये सब चीज़ें। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मत समझ लीजिएगा। अगर इस पूरे आर्टिकल को, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में करूँ, ये एक बिल है जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के बारे में है। अभी इसके बारे में पूरी क्लियरिटी नहीं है, इस वजह से इसके फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं जानना है। हमें क्या जानना है कि जियो हेरिटेज साइट क्या होती है, ऐसी साइट जो कि जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को रखती हो, वहाँ पर कोई नेचुरल रॉक पाई गई हो, कोई नेचुरल स्कल्पचर पाया गया हो, मतलब कि मूर्ति उर्ति पाई गई हो, या कोई मिनरल स्पेसिफिकली पाया गया हो, किसी एनिमल के फॉसिल पाए गए हों, तो ऐसी साइट को हम लोग जियो हेरिटेज साइट घोषित कर देते हैं।
इंडिया में जियो हेरिटेज साइट को घोषित करने की जो पावर है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत अटैच्ड ऑफिस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन भैया ये एकदम आपको कहीं करना पड़ेगा, कुछ ध्यान न रखना है इसमें, बस इतना ध्यान रखिएगा जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, अब उसके फैक्ट मत याद करने बैठना, बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ता है और इस क्यों मशहूर है, इसके लिए आपको यहीं से पता लगेगा कम से कम एटलीस्ट। क्योंकि अगर नेशनल पार्क देखोगे तो 1,000 से ज़्यादा नेशनल पार्क हो रहे हैं, 100-105 ऐसे नेशनल पार्क हैं, फिर वेटलैंड है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितना याद रखोगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक फैक्ट बात बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व पता होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्ड आपको पता होना चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसी तरीके से जो नेशनल पार्क न्यूज़ में, अब जैसे देखिए नेशनल पार्क ये आपको जो न्यूज़ में है वो पता होना चाहिए, कुछ बेसिक तो इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज़ में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये मैगजीन, उसके अलावा जो और भी इन्वायरमेंट की मैगजीन है वहाँ से जितने भी होंगे एटलीस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं तो उसके बारे में तो आप ज़रूर पता कर लिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर पाया जा रहा है देख लीजिएगा। उसके बाद समन बर्ड सेंचुरी, उसके बाद कुछ स्पीशीज़ देख लेना भाई, अच्छे जानवर हैं देख लेना, इसमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक। स्ट्रक्चर बॉन्ड है, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये साउथ, देखो लिखा हुआ है आल्सो राइनो बॉन्ड है, ध्यान से रखना। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को राइनो बॉन्ड भी बोला जाता है। ये 5 ईयर तक 150 मिलियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड को लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज ब्लैक राइनो पॉपुलेशन इन 2 प्रोटेक्टेड एरिया इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2 प्रोटेक्टेड एरिया में जो ब्लैक राइनो है उनकी पॉपुलेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए WCB या राइनो बॉन्ड को लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए से 150 मिलियन रुपए को उगाया जाएगा। ध्यान रखना, इसका मेन पर्पस क्या है कि प्राइवेट कैपिटल को फाइनेंस करना है ताकि कंजर्वेशन एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके। अगेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। कहाँ के लिए? साउथ अफ्रीका के 2 प्रोटेक्टेड एरिया में ब्लैक राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये तो साउथ अफ्रीका के लिए था, बाकी आप देख सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेचर रिस्क प्रोफाइल। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और S&P ग्लोबल ने लॉन्च किया है नेचर रिस्क प्रोफाइल। अब ये है क्या? ये नेचर रिस्क प्रोफाइल फाइनेंशियल सेक्टर को, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर को इनेबल करती है टू मेजर एंड एड्रेस नेचर रिलेटेड रिस्क बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिकली रोबस्ट एंड एक्शनेबल एनालिटिक्स ऑन नेचर इम्पैक्ट एंड डिपेंडेंसी। इट मीन्स कि फाइनेंशियल सेक्टर को नेचर से रिलेटेड जो रिस्क है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसके बारे में कुछ डेटा है या नहीं है, एनालिटिक्स है या नहीं है, इसके बारे में कहीं ना कहीं इनेबल करना है, ऐसे डेटा से इनेबल करना है। तो नेचर रिस्क प्रोफाइल फाइनेंशियल सेक्टर को इसे एनेबल करवा देगी। अब जो मेथोडोलॉजी है ये कहाँ पर ऑप्ट की गई थी? ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में इसको ऑप्ट किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, NRP क्या है? नेशनल रिस्क प्रोफाइल। UNEP और S&P का एक मतलब मिल के लॉन्च किया गया एक प्रोफाइल है जिसके तहत फाइनेंशियल सेक्टर को कहीं ना कहीं इनेबल किया जाता है कि वो लोग एड्रेस करें, मेज़र करें और पहले तो उस नेचर से होने वाली प्रॉब्लम को मेज़र करें और फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस भी करें कि किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। तो ये कब कर पाएंगे? जो उनके पास डेटा एनालिटिक बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यही सारा काम नेचर रिस्क प्रोफाइल कर देती है। इसको ऑप्ट कब किया गया था? ये जो मेथोडोलॉजी है इसको कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में जो हुई है इसको अंदर ऑप्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा, कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो COP15 में लॉन्च हुआ है। इसके अंतर्गत 4 गोल और 23 टारगेट है। कितने गोल और कितने टारगेट? 4 गोल और 23। इसमें 4 गोल और 23 टारगेट बताए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल में जो अभी कॉप 15 हुई UNCBD की, उसमें कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को ऑप्ट किया गया, जिसमें 4 गोल और 23 टारगेट को ऑप्ट किया गया था। GBF का मतलब क्या है? इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट को टारगेट दिए जाते हैं कि आप अपने यहाँ लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेजर को लो ताकि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व कर सके। टारगेट दिए गए हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो लीगल हो सके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सके, चाहे वो पॉलिसी मेजर हो, जो भी बन सकता है आप लो ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके। और इसी GBF के तहत एक मेथोडोलॉजी जिसको नेचर रिस्क प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर को इक्विप्ड किया जाता है ताकि वो बायोडाइवर्सिटी तो मतलब कि जो नेचर से होने वाली प्रॉब्लम है उसको मेजर करें, मेजर करने के बाद उसको एड्रेस भी करें। इज दैट क्लियर? बहुत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि गवर्नमेंट मॉडिफाइड वाइल्ड लाइफ फंड रूल्स फॉर की इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है, ध्यान रखना क्या न्यूज में कि गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है किसको? रोड, रेल, ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट को, कि वो अपने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% और 0.5% है उसको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान और सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्लान में डिपॉजिट करने से बच जाएंगे। इट मीन्स कि क्या होता था कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता था तो उसे अपनी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का 2% और 0.5% पैसा 2% कहाँ देना पड़ता था? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान में, और 0.5% देना पड़ता था आपका सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्लान में। इसमें से रोड, रेल और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है। अब हुआ क्या है, ध्यान रखिएगा कि पहले क्या होता था कि 2% और 0.5% होता था कि आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का देना है। अब ऐसा नहीं है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का अब नहीं। अब क्या करना पड़ता है कि जितने प्रोपोर्शन में, लिखे रखिएगा, now calls for WMP and the SMCP will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total। अब ये क्या है, जितनी फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व होगी उस प्रोजेक्ट में उसी की प्रोपोर्शन में आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 2% और 0.5%, 2% WMP में जाता था और SMCP में 0.5% जाता था। अब क्या होगा कि ये नहीं होगा, 2% 0.5% ना करके, बल्कि जितने प्रोपोर्शन में आप फॉरेस्ट की लैंड को यूज कर रहे हो उतना ही आपको ये सारी चीजें वहां पर देनी पड़ेंगी, उतना पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है 2% से ज्यादा हो जाए, हो सकता है 2% से कम भी हो जाए। ठीक है, और ठीक है, बस बेसिक्स है। अब ध्यान रखना कि ये जो रूल थे इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत कहीं ना कहीं मैंडेटरी बनाया गया था सारे प्रोजेक्ट के लिए। आगे देखते हैं। वर्ल्ड वेटलाइन डे और 2 फरवरी को बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें 2-3 चीज़ें और। 2 तरह फॉसिल पाए गए हैं, देख लेना, गड़े मुर्दे उखाड़ना है सब, और कुछ पूछा उछा जाता नहीं है फिलहाल। पर इतना है, ये होगी बायोडाइवर्सिटी। आज ईद है, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। आज भी लेक्चर लिया है कोशिश करके। फिलहाल हम डेली बेसिस पे रहेगी, और जो CSAT की सीरीज़ है वो एक आज और कल उसके बारे में नहीं आएगा, और परसों से वो फिर से अपडेट कर दी जाएगी। 2013 और 2014 के पेपर वहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं, आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी अभी 15 से लेके 2015 से लेके जो 2022 तक के हैं ये हर दिन पे आ जाएंगे। 2 वीडियोस हर लेक्चर की आ रही हैं ताकि चीज़ों को कंप्लीट किया जा सके। ज़रूर लगाइए, जनरल स्टडीज पढ़िए, वेल एंड गुड है। ज़्यादा फैक्ट के पीछे मत भागने की कोशिश करिएगा, अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रेंथन बनाने की कोशिश करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ज़्यादा छुट्टियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हो गया, गो बैक टू द स्टडी, बिकॉज ये वो समय है जिसपे जंगें जीती जाती हैं। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे ही हर चीज़ों के डिसीजन लिए जाते हैं। डोंट फॉरगेट योर PYQ। मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, ज़्यादा फैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपना CSAT के ऊपर ध्यान दिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बेसिक को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए। बेसिक, PYQ, CSAT तीनों को आपस में मिला के पढ़िए। बेसिक और PYQ को मिला के पढ़ते रहिए। CSAT की अलग से प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करिए। अब अगर किसी की बहुत अच्छी है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो इस पर काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी की नहीं अच्छी है तो CSAT के ऊपर बहुत फोकस करें, बिकॉज चाहे जितनी आपकी GS की नॉलेज हो जाए, CSAT के बिना आपका कोई
कुछ नहीं करवा सकता। ओके, बाकी हमने भी कुछ कोशिश की है ताकि आप लोगों की मदद कर सकूं। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन इतना करवाया जा रहा है आपके लिए कि 2013 से लेकर 2022 तक के जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व करवा दिया जाए विदाउट एनी कॉस्ट। किसी भी तरह की आपकी कॉस्ट नहीं ली जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चीज़ें हो सके तो उसको शेयर भी करिएगा। अगर अच्छी लगे, नहीं लगे तो उसके ऊपर भी कमेंट करिए कि सर यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपकी हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा किसी भी तरीके कोई अगर लखनऊ से बिलोंग करता है या कहीं अक्रॉस दी नेशन से बिलोंग करता हो, किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मोटिवेशन लेस फील कर रहा हो, कोई डाउट हो रहा हो, तो आप लोग चाहें तो मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल भी मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपसे कांटेक्ट कर लूँ 6393736945। इस पर प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा और व्हाट्सएप पे अपना नाम ज़रूर दीजिएगा और अपनी क्वेरीज के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन करिएगा। अपना नाम और अपनी क्वेरी जो होगी वो मेंशन कर दिएगा। आई विल ट्राई कि उसको मैं जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करूँ। तो थैंक यू सो मच। बाकी के जो लेक्चर रहेंगे वो अपडेट हो जाएंगे 2 दिन के अंतर्गत, आपकी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड जस्ट फोकस।